हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश कुमार पांडे है और आज हम लोग बैंकिंग की तीसरी लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 क्लासेस बैंकिंग पे कवर किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उन दोनों क्लासेस को देखें ताकि आप इस क्लासेस को अच्छे से समझ पाएं। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की न्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी चैप्टर्स यहाँ पे चल रही हैं। चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, तो आप लोग उन सभी लेक्चर्स को भी जाकर देखें ताकि आप लोग भी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस सब्जेक्ट को कवर करें। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग पार्ट 3। यह है आपका कंटेंट जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास को थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि इस क्लास को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हाफ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था और हाफ हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में जानेंगे। लीड बैंक स्कीम क्या होता है उसको समझेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में थोड़ा समझेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं वो जानेंगे। और टॉपिक ऑफ द डे जो कि स्पेसिफिकली आपका मेंस ओरिएंटेड है उसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला टॉपिक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये ग्रुप होते हैं आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का। ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। इकोनॉमिक सर्वे 2012 और 2013 के तहत 4 इंस्टीट्यूशन को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया था और जिनको आरबीआई रेगुलेट करेगी। तो वो 4 इंस्टीट्यूशन आपका थे एक्सिम बैंक, दूसरा था नाबार्ड, तीसरा था आपका सिडबी और चौथा था आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। तो ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसके तहत हम लोग मेजर करते हैं कि बैंक पे इंसॉल्वेंसी का कितना रिस्क है। इस टॉपिक के रिलेटेड हम लोगों ने प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स के 2018 में जो क्वेश्चन एक आया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हम लोगों ने हाफ कवर कर लिया था, हाफ हम लोग आज करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1 और नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 2 के बारे में थोड़ा जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से ही। तो सबसे पहला है आज के क्लास में नचिकेत मोर कमेटी। तो नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई ने सेटअप किया था 2013 में। ये जो कमेटी है इसको हम लोग कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड भी कहते हैं। यूपीएससी में हो सके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमेटी को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड कहते हैं। तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सर्कल कर सकते हैं, नचिकेत मोर कमेटी। ये जो कमेटी फॉर्म हुआ था इसका कुछ मैंडेट था, मतलब कि इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल डीपनिंग के लिए एक क्लियर और डिटेल्ड विजन फ्रेम करना था। तो इस कमेटी का यही मैंडेट था। जब इन्होंने फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट किया था तो इन्होंने 6 विजन स्टेटमेंट पास किया था जिसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल डीपनिंग को पढ़ाया जाए। तो हम लोग कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि नचिकेत मोर कमेटी ने दिया था। इन्होंने यूबे का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे कि ये क्या है। दूसरा इन्होंने बोला था कि पेमेंट सर्विसेज और डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो भी होता है वो रीजनेबल चार्जेस पे एक्सेस कराया जाए। अफोर्डेबल फॉर्मल क्रेडिट को प्रमोट किया जाए। उसके बाद डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको रीजनेबल चार्जेस पे एक्सेस कराया जाए। तो इनका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट हम लोग यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। हमारे भारतीय जनता जितने भी हैं उनका जो आइडेंटिटी होगा उसको डिजिटली वेरीफाई करना होगा और इन सभी चीजों को कौन अप्रूव करेगा? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर नो योर कस्टमर रूल्स। तो इसका सबसे पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर क्या कहता है कि बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बैंक जो है वो किसी भी कस्टमर का अकाउंट नहीं ओपन करेंगे तब तक जब तक उनका एक आइडेंटिटी जो है उसका वैलिड प्रूफ ना मिल जाए।
मतलब कि जो भी कस्टमर आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहे हैं उनके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, तभी जाकर उनका बैंक अकाउंट खुलेगा। तीसरा क्या है कि जब भी अकाउंट खुलेगा तो जो मैसेज जो होगा वो बैंक को ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये कुछ कुछ इसके फीचर्स हैं जिसको थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लें ताकि थोड़ा बेनिफिशियल होगा हम लोग के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग नचिकेत मोर कमेटी के साथ ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, कुछ उनके और रिकमेंडेशंस को यहाँ पे जानेंगे। तो नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हम लोगों को वन मॉडल से मल्टी मॉडल अप्रोच में शिफ्ट करना चाहिए, मतलब कि हम लोग को स्पेशलिस्ट सब लोग जो हैं उनके पार्टनरशिप को इंकरेज करना चाहिए, उनके पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए ताकि बैंक जो है वो अच्छा फैसिलिटीज और अच्छा क्या कहते हैं आपका फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को भी ये चाहते थे कि क्या कहते हैं रोल में लाया जाए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं उनका टर्म्स को भी इन्होंने कुछ सजेस्ट किया था, मतलब ये चाहते थे कि मैनेजिंग डायरेक्टर का जो टर्म हो वो 5 साल का हो और होल टाइम डायरेक्टर का जो टर्म हो वो आपका 3 साल का हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये चाहते थे कि वन मॉडल से मल्टी मॉडल अप्रोच हम लोग शिफ्ट करें। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को इन्होंने अलाउ किया और मैनेजिंग डायरेक्टर का टर्म 5 साल और होल टाइम डायरेक्टर का टर्म 3 साल इन्होंने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट है आपका पीजे नायक कमेटी। तो पीजे नायक कमेटी को हम लोग 2 हेड्स में पढ़ेंगे, एक उनका ऑब्जर्वेशन क्या था और दूसरा उन्होंने क्या रिकमेंड किया था। तो उन्होंने 4 या उससे ज्यादा भी ऑब्जर्वेशन दिए थे, लेकिन मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। तो उन्होंने बोला था कि अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल बोलेंगे, पहला इनका ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ये कहते थे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उस पे गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि गवर्नमेंट जो अपना कंट्रोल कर रहा है इन सभी बैंकों पे वो थोड़ा एक्सेस हो चुका है। दूसरा, स्पेसिफाइड पर्सनल जो होते हैं मैनेजमेंट में उनकी कमी है, मतलब कि पर्सनल उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनका अच्छा एक्सपर्टाइज नहीं है जो भी मैनेजमेंट में बैठ रहे हैं, जिसके वजह से एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और फोर्थ जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बोला कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका परफॉर्मेंस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही वीक है अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करें तो इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन दिया था। इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको हम लोग 3 हेड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग रिडक्शन इन स्टेक जो है उसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना जो स्टेक है उसको 50% से कम कर ले, सबसे पहला इनका रिकमेंडेशन हुआ। दूसरा इन्होंने बोला कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनको हम लोग को विजिलेंस टायरेनी और आरटीआई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर निकाल देना चाहिए। सेकेंड सब हेडिंग था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीआईसी। तो बीआईसी मतलब होता है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये चाहते थे कि बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी जो हो उनको बैंकर्स ही मैनेज करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट हमारा बैंक हम लोग को दे पाए। थर्ड सब हेडिंग था गवर्नेंस रिफॉर्म। तो ये क्या चाहते थे कि चेयरमैन और जो एमडी का पोजीशन है उसको स्प्लिट कर दिया जाए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चाहते थे कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोजीशन है उसको स्प्लिट कर दिया जाए और चेयरमैन का जो टर्म है उसको हम लोग को 5 साल के लिए फिक्स कर देना चाहिए। तो ये इनका रिकमेंडेशन था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स पे अपना स्टेक को 50% से कम में रिड्यूस कर दें। पब्लिक सेक्टर बैंक को ये विजिलेंस टायरेनी और राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर निकालना चाहते थे और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसको बैंकर्स मैनेज करें और चेयरमैन और एमडी का जो पोजीशन है उसको स्प्लिट कर दिया जाए और चेयरमैन का जो टर्म हो वो 5 साल के लिए हो जाए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसिडर किया है कि वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपके बेसिक नीड्स के डेवलपमेंट के लिए, और उन सेक्टर्स को हम लोग प्रायोरिटी देंगे अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में। सेकेंड पॉइंट में जो ऑल वर्ड है उसको रेड से बोल्ड किया गया है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऑल, ओनली, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑल को रेड कलर से बोल्ड कर दिया है। तो याद रखिएगा सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक को मैंडेटेड है कि वो अपना 40% ऑफ द एएनबीसी मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट वो लेंडिंग के लिए देंगे इन सभी सेक्टर्स पे, मतलब जो भी सेक्टर्स को प्रायोरिटी दिया गया है।
एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक का जो टोटल लेंडिंग है प्लस जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिस पर उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको हम लोग एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनको 75% ऑफ द एएनडीसी उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना होता है। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अपना 40% ऑफ द टोटल नेट बैंक क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में देना होगा। दूसरा, 10% ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस एंड 10% ऑफ द टोटल नेट बैंक क्रेडिट जो भी हायर होगा इन दोनों में से, इनको कंट्रीब्यूट करना होगा वीकर सेक्शन में। नेक्स्ट, 18% ऑफ द टोटल नेट बैंक क्रेडिट इनको एग्रीकल्चरल एडवांसेस में देना होगा। और ये जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में जो 18% ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कुछ पार्ट्स में बटेगा। जैसे 8% आपका चला जाएगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट जो भी हायर होगा वो आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को चला जाएगा, वो भी फेज्ड मैनर में इसको अचीव करना है। लास्ट है आपका 5% ऑफ द एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है, जो भी इन दोनों में से हायर होगा वो आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस में भी जाएगा। तो ये 4 गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के संदर्भ में फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट है, फिर एजुकेशन सेक्टर है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और अगर अदर्स में कंसीडर करें तो हम लोग वीकर सेक्शन को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ये टॉपिक से एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होता है। तो ये याद रखिएगा, ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत बैंक जो है वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट होता है या सब टारगेट होता है उसको अचीव करता है। और कैसे अचीव करेगा? इस सर्टिफिकेट को परचेज करके जब शॉर्टफॉल का समय आता है। तो फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स या उसका जो भी सब टारगेट्स होता है उसको अचीव करता है। कैसे अचीव करता है? इस सर्टिफिकेट को परचेज करके जब भी शॉर्टफॉल का समय आता है उस समय। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर आपको आराम से मिल गया होगा क्योंकि पिछले ही कंटेंट में इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हम लोगों ने 8 पॉइंट्स पढ़ा था कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लाई करते हैं, और उन 8 पॉइंट्स में से ये 3 पॉइंट्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट है आपका लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम आपका गडविल कमेटी ने सजेस्ट किया था। ये कमेटी ने बोला था कि हम लोगों ने जो प्लान और प्रोग्राम बनाया है वो आपका बैंकिंग और क्रेडिट स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया में एडिक्वेट बैंकिंग और क्रेडिट स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इस चीज को क्या कहते हैं लाया जा रहा है, मतलब लीड बैंक स्कीम को। इस स्कीम के हिसाब से नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक जितने भी होंगे उनको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग बैंकिंग सर्विसेज और बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकें। जो भी अलॉटमेंट होगा वो आपका बैंक के साइज पे डिपेंड करेगा और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो वो जानना जरूरत नहीं है। हम लोग बस कल इतना जाने कि जो बैंक का जो साइज होगा उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होगा हर एक बैंक को डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। एक बेसिक सर्वे कंडक्ट हुआ था लीड डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि लीड बैंक स्कीम जो भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट पे एक बेसिक सर्वे हुआ था जिसके तहत पता लगाया गया था कि कितना फिजिकल और मैन पावर अवेलेबल है ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो लीड बैंक स्कीम क्या है फिर से एक बार बता रहे हैं, गडगिल कमेटी ने सजेस्ट किया था लीड बैंक स्कीम ताकि प्लान्स एंड प्रोग्राम बनाया जा सके आपका एडिक्वेट बैंकिंग और क्रेडिट स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, वो भी रूरल एरिया में। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीड बैंक स्कीम। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसको अपना ब्रांचेस को एक्सपैंड करना है रूरल डिस्ट्रिक्ट में ताकि ये
जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज को हर एक घर में पहुंचा सके। दूसरा, इसको सेविंग्स को मोबिलाइज करना है। थर्ड है इसका कि इसको वो एरियाज आइडेंटिफाई करना है जहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी हो। नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि लघु उद्योग, उनका डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब वो जो एरिया है उसका भी या वो जो रीजन है उसका भी डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया है। उसके बाद ये लोग सोचे थे कि जो भी बैंकिंग स्टाफ होंगे जिनको ये लोग रिक्रूट करेंगे वो स्पेशलाइज्ड पर्सनल होंगे, ताकि इस स्कीम को हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। और मनी लेंडर्स, हम लोग को पता है कि गांव वाले इलाका में या बहुत ही ज्यादा जो रिमोट लोकेशन होता है वहां पे फार्मर्स और जो क्या कहते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो मनी लेंडर्स के हाथों में फंस जाते हैं, तो वो चीज को भी खत्म करने के लिए लीड बैंक स्कीम को लाया गया। आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। इसको हम लोग समझते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की क्या जरूरत पड़ी। एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिजनेस जो होता है वो आपका डिमांड और सप्लाई के कंडीशन के बेसिस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। नेक्स्ट, हम लोग को भी पता है कि बिजनेस का जो होता है सोल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट होता है, तो कमर्शियल बैंक के भी केस में कुछ डिफरेंट नहीं होगा, वो भी प्रॉफिट पर्पस के लिए ही काम करेगा। भारत इंडिपेंडेंस के बाद एक पुअर कंट्री था, तो उसके पास जो रिसोर्सेस थी उसके बहुत कमी थी, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था वो भी इनइक्विटेबल था, मतलब कि इक्वल बेसिस पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो जिसके वजह से हर एक लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना एक बहुत ही बड़ी समस्या थी उस समय के लिए। तो अगर हम लोग को अपना इकोनॉमी को एक अच्छा बनाना है, मतलब कि इकोनॉमी के हेल्थ को अच्छा करना है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक उस समय के लिए बहुत ही एक जरूरी नीड थी हमारी। नेक्स्ट, जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हमारे इकोनॉमी में आए, तो बिग बिजनेस का जो भी कंट्रोल था हमारे इकोनॉमी पे वो खत्म हुआ, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इक्वल हुआ, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, और रूरल एरियाज में ब्रांचेस एक्सपैंड किए गए बैंक के, ताकि हर एक लोगों के घरों में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। तो ये आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक था जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हम लोग का भारत जो था इंडिपेंडेंस के बाद एक पुअर कंट्री था, तो जिसके वजह से रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था वो भी इनइक्विटेबल हुआ था, तो जिसके वजह से हर एक लोगों के हाथों में क्रेडिट या पैसा नहीं जा पा रहा था, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई थी, तो जिसके वजह से हम लोग को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना पड़ा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जैसे ही हुआ तो उसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि जो भी बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में मार्केट का पूरा कंट्रोल था, तो उसको पहले खत्म किया गया। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ उसको इक्वल करने की कोशिश की गई, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, और रूरल एरियाज में ब्रांचेस को एक्सपैंड किया गया ताकि बैंकिंग सर्विसेज हम लोग घर घर में पहुंचा सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपका वो कंपनीज होती हैं जिनको कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड किया गया है, और जो आपका कुछ बिजनेसेस में इंगेज्ड है, जैसे कि लोन्स एंड एडवांस बिजनेस जो है उसमें इंगेज्ड है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर इसमें इंगेज्ड होती हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में जो इंगेज्ड हैं, तो ऐसे कंपनीज को हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम लोग को ध्यान देना है कि कौन सी कंपनीज है या कौन सा बिजनेस है जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में इंक्लूडेड नहीं है। तो याद रखिएगा, जो भी इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे टाइप ऑफ जो भी बिजनेस मतलब कि इंस्टीट्यूशन जो भी ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस पे इंगेज्ड है जिनका प्राइम प्रिंसिपल बिजनेस अगर ये है तो वो सब आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक्स में आपका क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का कोई पार्ट भी नहीं है और ये आपका चेक भी इशू नहीं करते हैं, कैनॉट इशू चेक, ये आपका चेक भी इशू नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो DICGC का होता है वो NBFC के डिपॉजिटर्स को अवेलेबल नहीं होगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो भी आपका DICGC परफॉर्म देता है वो आपका NBFC डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैंक के केस में ये चीज अवेलेबल है। हम लोग जानते हैं कि बैंक जो होता है उसको RBI रेगुलेट करता है, लेकिन NBFC जो है वो मल्टीपल रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो वो IRDA उसको रेगुलेट करेगा, मर्चेंट बैंक है तो उसको सेबी रेगुलेट करेगा, MFI है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट, RBI, नाबार्ड ये लोग रेगुलेट करेंगे। तो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट है, मतलब कि NBFC के अंडर जो भी कंपनीज आती हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, तो उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट रेगुलेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि NBFC जो है उसको मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स रेगुलेट करते हैं। यहां पे आपका PSL नॉर्म जो होता है वो अप्लाई नहीं होगा NBFC के केस में, मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड से पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट NBFC के केस में एप्लीकेबल नहीं है। NBFC में CRR और SLR का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। CRR और SLR हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये वो अमाउंट है जो बैंक को एक रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है ताकि वो अपना बैंकिंग सर्विसेज को कंटिन्यू कर सके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका NBFC और बैंक में। नेक्स्ट है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ NBFC। तो सबसे पहला है एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है फिजिकल एसेट को फाइनेंस करना, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, मशीन हो गया। तो इनको अगर फाइनेंस करते हैं तो वो कंपनी को हम लोग एसेट फाइनेंस कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो वो कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब थोड़ा रिलेटेड है सिक्योरिटीज से। तो जिनका प्रिंसिपल बिजनेस अगर सिक्योरिटीज का एक्विजिशन हो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका लोन कंपनी। तो लोन कंपनी का भी जो प्राइमरी बिजनेस होता है वो फाइनेंस करना होता है बाय मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो NBFC जो अपना 75% ऑफ द टोटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के फॉर्म में घुमाते हैं उनको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। ये सभी आपका NBFCs हैं, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इनका जो टर्म्स है उसी के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या हो सकता है। जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी मतलब कि एसेट को फाइनेंस करेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम लोग सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, तो इसीलिए ये सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। लोन कंपनी मतलब कि लोन्स एंड एडवांसेस के थ्रू फाइनेंस करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये जो होता है ये 90% या उससे ज्यादा एसेट आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मतलब कि इक्विटी और शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, डेप्ट में करता है, लोन्स इन ए ग्रुप कंपनी में ये आपका करता है। ये आपका पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट करता है और इसका एसेट साइज आपका 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। लास्ट है आपका माइक्रो फाइनेंस NBFC। तो माइक्रो फाइनेंस NBFC जो है ये आपका नॉन डिपोजिट टेकिंग NBFC होता है जिसका 85% या उससे ज्यादा एसेट आपका क्वालिफाइंग एसेट के फॉर्म में होता है। ये जो होता है ये आपका लोन डिस्पर्स करता है रूरल हाउस होल्ड को और अर्बन हाउस होल्ड को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया बटा हुआ है। वो रूरल हाउस होल्ड जिसका एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो उसको ये लोन डिस्पर्स करता है, और वो अर्बन हाउस होल्ड जिसका लोन 1,60,000 से कम हो ये उसको लोन डिस्पर्स करता है। यहाँ पे जो लोन होता है ये कोलेट्रल फ्री होता है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ गिरवी के रखने के लिए नहीं देना है। तो इस फॉर्म में आपका माइक्रो फाइनेंस NBFC लोन प्रोवाइड करते हैं। है आपका टॉपिक ऑफ द डे। ये बेसिकली हम लोगों ने अभी रिसेंट स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके इस साल के मेंस में। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे है
वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। ये जो मिशन था ये आपका सितंबर 2019 में इसको डेलिब्रेट किया गया था पहली बार। ये आपका वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम के लाइन पर इसको इन्विजन किया गया है और इसका मिशन है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंश्योर करें हमारे कंट्री में। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन जो है वो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लाइन पर लाया गया है ताकि हमारे कंट्री में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंश्योर किया जा सके। यहाँ पे जो नीड्स है इसका मैंने 2 पॉइंट्स में समझाया है, जबकि और बहुत सारे नीड्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स में इसलिए समझाया है ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग और दूसरे डिफरेंट पॉइंट्स को सोचें ताकि आपका वो स्किल डेवलप हो सके और बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दे आपके आने वाले मेंस में। तो यहाँ पे सबसे पहला नीड्स हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपका नेशनल यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा, अगर सपोज यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड आता है तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मैंडेटरी हो जाएगा कि उनको एक स्टैंडर्ड प्रमोट करना होगा। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जब स्टैंडर्ड और क्वालिटी की बात अगर आई है तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। तो याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग का सिर्फ नेशनल बॉडी है जो कि फ्रेम करता है स्टैंडर्ड को, और कोई दूसरा बॉडी अभी नहीं है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को बनाया जा रहा था तो ये आपका एक एक्ट पास हुआ था, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016, जिसके तहत इस नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी को लाया गया था। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, तो नाम से ही पता चल गया होगा कि हम लोग को स्टैंडर्ड को प्रमोट करना है। बट किस स्टैंडर्ड को प्रमोट करना है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपका सबसे पहला 2019 में इसको लाया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के क्या कहते हैं, इन लाइन है ये। और ये आपका हम लोग का जो प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। तो इसकी जरूरत क्या थी, तो याद रखिएगा, हम लोग को यहाँ पे नेशनल यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना है। और अगर यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड अगर होता है तो ये जरूरी कर देगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हम लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में लाएं। तो उसी के तहत हम लोगों ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, जो कि आपका एक नेशनल बॉडी है जो कि फ्रेम करता है स्टैंडर्ड, और ये ओनली नेशनल बॉडी है, मतलब कि सिर्फ यही एक ऐसा नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करता है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत इस इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया था। ये मैंने एक मेंस का क्वेश्चन फ्रेम किया है इसी टॉपिक के बेसिस पे, डिस्कस द नीड फॉर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। तो नीड्स मैंने 2 तो बता दिया है और बाकी मैं चाहता हूं कि आप खुद से सोचें। और इसी क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट है, सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे भी आपको सोचना है कि क्या क्या मेजर्स हम लोग प्रमोट कर सकते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन किया जाए और हम लोग और स्टैंडर्डाइजेशन की ओर बढ़े। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।